जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी की 56 क्लासें हैं वो लगा ली है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास के अंदर 15 सितंबर 2022 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था, उस पेपर में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज आपको हमने दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी रेलवे ग्रुप डी के लिए। एक तो आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जो कि आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसमें बताना है भी, जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस एक्स बनती है जो बर्निंग स्प्लिटर को उसके पास लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। गैस एक्स कौन सी गैस है ये आपको बताना है। अब देखो भी, जब जल का लवण जल का क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। लवण जल अपने पास में H2O है और इसका क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित की जाती है। तो यहां से आपके पास में दो गैसें होंगी। एक तो आपके पास में H2O यानी हाइड्रोजन गैस हो जाएगी और एक आपके पास में ऑक्सीजन गैस होगी। जो एनोड होगा, एनोड होता है वो प्लस होता है, इसके ऊपर नेगेटिव यानी ऑक्सीजन आएगी। और जो कैथोड होगा, कैथोड ये आपका नेगेटिव होता है तो इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस जाएगी भी। ठीक है, तो ये आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें मिलेगी। अब इसने बोला भी तो कैथोड पर गैस एक्स बनती है। अब कैथोड होता क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव गैस जाएगी, यानी हाइड्रोजन वो पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव है ये पॉजिटिव के ऊपर चला जाएगा और पॉजिटिव है वो नेगेटिव पे चला जाएगा। तो कैथोड के ऊपर कौन सी जाएगी, हाइड्रोजन जाएगी भी। और हाइड्रोजन है वो याद रखना, बर्निंग स्प्लिटर के द्वारा हाइड्रोजन है वो पॉप ध्वनि के साथ में यहाँ पे उत्पन्न होती है, पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है जब इसको जलाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट। अब यहां से अगर अपन बात करें भी, जब जल में विद्युत अपघटन किया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है भी। तो जल के अंदर विद्युत अपघटन यानी H2O है, विद्युत अपघटन करवाया तो H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया, यानी हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया इसमें। तो ये कौन सी अभिक्रिया थी, ये अपघटन अभिक्रिया भी, ये अपघटन अभिक्रिया है या फिर इसे अपन बोल सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कौन सी होती है, तो वियोजन अभिक्रिया के अंदर है वो एकल अभिकर्मक है उष्मा पाकर के या फिर विद्युत धारा पाकर के क्या करता है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वहां पे वियोजन अभिक्रिया होती है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, एक लंबी धारावाही प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। एक लंबी धारावाही प्रणालिका है, ठीक है, इस प्रकार से अपन एक प्रणालिका बनाते हुए, एक लंबी धारावाही प्रणालिका है इस प्रकार से, और इस में धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके अंदर है वो एक समान होगा भी। लंबी धारावाही प्रणालिका के अंदर है वो चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा भी, सभी किनारों के ऊपर या फिर सभी बिंदुओं के ऊपर है वो समान होगा। अंदर की बात कर रहा हूं मैं, तो प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा नहीं, प्रणालिका के अंदर एक समान होगा और प्रणालिका के अंदर असमान होगा, असमान नहीं हो सकता भी। और प्रणालिका के सिरों पर अधिकतम होगा नहीं, सिरों पर अधिकतम नहीं होगा। तो याद रखना भी, प्रणालिका के अंदर जब धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रणालिका के अंदर है वो चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है भी, सभी बिंदुओं के ऊपर समान रहता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, पादपों में जल के
परिवहन में, पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? तो यह एक पंपिंग बल लगता है, या फिर यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है, या फिर यह एक चूषण बल लगता है, या फिर यह जड़ों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। तो वाष्पोत्सर्जन है ना, वो क्या कार्य करता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन होता है तो रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। तो पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? तो वाष्पोत्सर्जन होगा। तो इसके अंदर जो विसरण है ना, विसरण का मतलब क्या होता है? ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। विसरण का मतलब क्या होता है? ज्यादा सांद्रता, जहां पे ज्यादा होगा वो कम की ओर चला जाएगा। अभी तो वाष्पोत्सर्जन होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? अभी पानी ज्यादा है, जब पौधे के अंदर पानी ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेगा। अभी बाहर रंध्रों के द्वारा है वो वाष्पोत्सर्जन करेगा। तो ये क्या करता है? यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है, यानी ज्यादा सांद्रता है उसको कम सांद्रता की ओर कौन खींचता है? तो वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हो जाता है। यानी ज्यादा सांद्रता है उसको बाहर निकालने का जो कार्य करता है वो वाष्पोत्सर्जन करता है। तो वाष्पोत्सर्जन की जो भूमिका है वो पानी के विसरण को बढ़ावा देती है, पानी के विसरण को बढ़ावा देती है। विसरण का मतलब होता है ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कोण होगा। अब विचलन कोण क्या होगा? भी श्वेत प्रकाश है, जब श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से अपन निकालते हैं श्वेत प्रकाश को, इस प्रकार से ये आपका प्रिज्म है, इससे श्वेत प्रकाश को निकाला तो ये क्या है? ये 7 रंगों के अंदर है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे जो विचलन कोण होगा वो क्या होगा? अब देखो भी यहां पे दृश्य प्रकाश के अंदर है वो अपने पास में VIBGYOR यानी विबग्योर नाम होता है। ये आपका इंद्रधनुष के अंदर ये 7 रंग मिलते हैं भी, ठीक है। तो इसमें ये बायां पार्ट हो गया और ये इसका दायां पार्ट हो गया, ये इसका दायां पार्ट हो गया। बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है भी, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, और तरंग दैर्ध्य जिस रंग का ज्यादा होगा तो उसका विचलन भी कम होगा, उसका विचलन भी कम होगा। और दूसरी बात उसका प्रकीर्णन है वो भी कम होगा। तीसरी बात उसका अपवर्तनांक है वो भी कम होगा। और चौथी बात उसका विचलन आ गया, प्रकीर्णन आ गया, अपवर्तनांक आ गया, और वर्ण विक्षेपण है वो भी कम होगा भी, वर्ण विक्षेपण है वो भी क्या होगा? कम होगा। जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा, और वर्ण विक्षेपण है वो भी कम होगा। और जिसका तरंग दैर्ध्य कम है उसका विचलन भी ज्यादा होगा, प्रकीर्णन भी ज्यादा होगा, अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा, और वर्ण विक्षेपण है वो भी ज्यादा होगा। तो यहां पे आपको बताना भी विचलन कोण होगा, तो विचलन कोण है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है भी। विचलन कोण तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती, कहने का मतलब दुश्मनी का रिलेशन है। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो विचलन कोण घट जाएगा, और तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो विचलन कोण घटेगा, और तरंग दैर्ध्य घटेगा तो वहां पे विचलन कोण है वो ज्यादा होगा। यानी इनके अंदर है वो एक प्रकार से दुश्मनी का रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा भी तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है तो उसका विचलन कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा, वर्ण विक्षेपण कम होगा। और तरंग दैर्ध्य कम होगा तो उसका विचलन भी ज्यादा होगा, प्रकीर्णन भी ज्यादा होगा, अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा, और वर्ण विक्षेपण भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा रिलेशन होता है इसके अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी यदि एक हीटर 1 मिनट 20 सेकंड में 60 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है तो उसकी शक्ति ज्ञात करो। अब यहां पे थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो भी आपको पता है भी हीट का फॉर्मूला क्या होता है? ऊष्मा का H बराबर होता है आपको VIOT, VIT ये फॉर्मूला होता है भी, ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा शक्ति ज्ञात करनी है आपको। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P यानी पावर, VI, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI होता है भी। ये चीजें समझ में आ गई। यानी पावर को P को मैं VI लिख सकता हूं भी। अगर जहां कहीं भी मेरे पास में VI है तो मैं बोल सकता हूं भी मेरे पास में पावर है। यानी I से हो जाएगा आपका एम्पियर और V से हो जाएगा वोल्टेज, विभवांतर। अब यहां से अपन VI का मान निकाल लें। अपन क्या करते हैं? VI का मान निकाल लें, क्योंकि VI बराबर है P के, P यानी पावर के बराबर है। तो यहां से ये T क्या है? गुणा के अंदर है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो VI बराबर क्या आ जाएगा आपका? VI बराबर हो जाएगा H अपॉन में T, H अपॉन में T।
और H आपके पास में कितनी है, तो 60 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है यहाँ पे। तो VI का मान कितना आ जाएगा, तो VI का मान 60 और किलो जूल है, तो किलो के अंदर कितने वाट आते हैं भी, तो 1000 वाट आते हैं। किलो के अंदर है वो 1000 वाट आते हैं। अपॉन में टी कितना आपके पास में, तो टी लग रहा है आपके पास में, ये देखो 1 मिनट तो ये है और 20 सेकंड ये है, तो टोटल आपके पास में समय कितना लग गया, तो टोटल आपके पास में जो समय लग गया वो 60 और 20 80 सेकंड लग गए भी, 80 सेकंड लग गए। अब इसको काट दो, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटोगे 4 दूए 8 और 25 चौका 100, और फिर ये हो जाएगा आपका 2 से काट दोगे तो ये 30 बार कट जाएगा, और 25 × 75 यानी 750, 750 आपके पास में आ जाएगा। अब ये 750 आया क्या है भी, तो 750 आपके पास में वाट आया भी, क्योंकि आपने यहां से किलो को हटा दिया, किलो को वाट के अंदर कन्वर्ट कर लिया भी। 1 किलो बराबर क्या होता है, 1 किलो बराबर आपको पता है भी 1 किलो के अंदर है वो 1000 वाट होते हैं भी, 1000 वाट होते हैं। 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं भी, ठीक है। 1 किलो वाट के अंदर है वो 1000 वाट होते हैं, तो आपने इसको वाट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और शक्ति है वो वाट के अंदर होती है भी, शक्ति होती है वो वाट के अंदर होती है। तो VI का मान कितना आ गया, 750 वाट आ गया, 750 वाट आ गया। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 750 वाट, जो कि राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी वे अमल, जो वे अमल और क्षार कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं भी, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं। तो ये होता है NaHCO3, इसका फॉर्मूला ये होता है भी, NaHCO3 होता है। अब यहां पे NaHCO3 का निर्माण कैसे होगा, तो HCl और NaOH से हो सकता है क्या, तो HCl से तो नहीं होगा भी, HCl के अंदर है वो क्लोरीन आ रहा है, तो क्लोरीन तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा, यानी आपको तो कार्बोनेट चाहिए आपके पास में। आपको क्या चाहिए, कार्बोनेट चाहिए, CO3 चाहिए, तो CO3 तो इसके अंदर तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। और देन उसके बाद में देखें, तो वैसे देखें तो यहां से अपन एक प्रकार से, इस प्रकार से भी यहां पे अनुमान लगा सकते हैं भी NaHCO3 बन रहा है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एंटासिड है भी, ये क्या है आपका एंटासिड है, यानी प्रति अम्ल के रूप में इसका यूज करते हैं भी, प्रति अम्ल के रूप में इसका यूज किया जाता है। और प्रति अम्ल के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, क्षारीय है, ये क्या है, क्षारीय है। और क्षारीय माध्यम कब होगा, क्षारीय माध्यम कब होगा, इसकी 3 कंडीशन होती है भी। यहां पे देखो क्षारीय माध्यम कब हो सकता है, जब प्रबल अम्ल प्लस में प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल प्लस में प्रबल क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है आपके पास में, उदासीन। क्या बनता है, उदासीन अभिक्रिया। उदासीन अभिक्रिया होती है जिसका pH मान 7 होता है भी, ठीक है। और आपके पास में अगर प्रबल अम्ल आए और प्लस में दुर्बल क्षार आ जाए, दुर्बल क्षार आ जाए, तो अभिक्रिया कौन सी होती है, प्रबल अम्ल प्लस में दुर्बल क्षार। तो ये आपके पास में जो प्रोडक्ट बन के आएगा आपके पास में वो कैसा होगा, अम्लीय माध्यम होगा भी, उसका माध्यम कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अम्ल है वो प्रबल है यानी कठोर है। और अगर आपके पास में दुर्बल अम्ल आ जाए, दुर्बल अम्ल आ जाए और प्रबल क्षार आ जाए, प्रबल क्षार आ जाए, तो अभिक्रिया होगी, तो माध्यम कैसा होगा भी, प्रोडक्ट बनेगा वो क्षारीय होगा, ठीक है। और दुर्बल आपके पास में अम्ल हो प्लस में दुर्बल आपके पास में क्षार हो तो नो रिएक्शन भाई, कमजोर आदमी कभी भी रिएक्शन, कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, तो नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन। आप है वो मजबूत आदमियों को लड़ा सकते हैं, तो दोनों ही समान होंगे, तो वहां पे दोनों ही समान होंगे, तो वो क्या है, कोई भी इसका नतीजा नहीं निकलेगा हार जीत का, ठीक है। यहां पे एक मजबूत हो और एक थोड़ा सा कमजोर हो, तो जो मजबूत आदमी है वो जीत जाएगा, तो यानी माध्यम कैसा होगा, अम्लीय होगा। और इसके अंदर भी वही प्रक्रिया भी, एक मजबूत होना चाहिए और एक क्या है, कमजोर होना चाहिए, तो वहां पे जो मजबूत आदमी है वो जीत जाएगा। और यहाँ पे अगर दोनों ही कमजोर हो तो वो कभी भी लड़ाई करेंगे ही नहीं, तो नो रिएक्शन। ये चीजें होती है भी इसके अंदर। तो आपको पता है भी NaHCO3 का तो आप एंटासिड के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में यूज करते हैं, तो यहाँ पे प्रति अम्ल के रूप में यूज करते हैं, तो इसका जो pH मान है वो, इसका जो pH मान है वो क्षारीय है भी। NaHCO3 का pH मान क्षारीय है, यानी क्षारीय माध्यम है। तो यहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है, प्रबल अम्ल है, और ये प्रबल क्षार है, तो इसका जो pH मान आएगा वो 7 आएगा, यानी उदासीन है ये, तो उदासीन तो नहीं है, तो ये अभिक्रिया होगी नहीं।
अब यहां पे देखते हैं HCl है और ये लवण है भी आपका, ये लवण है और ये आपका क्या है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यहां पे इसका तो मान pH 7 होता है भी, ये भी क्या है अम्लीय माध्यम आएगा, ये भी आपका अम्लीय होगा भी, यानी NaCl जो कि नमक होता है उनका pH मान कितना होता है 7 होता है भी, और ये HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो प्रबल अम्ल हो गया और ये उदासीन हो गया, इसका विक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे माध्य कैसा होगा अम्लीय होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखो भी, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है, ये आपका क्या है दुर्बल अम्ल है, और यहाँ पे Na2CO3 ये भी एक प्रकार से क्या है सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या है दुर्बल क्षार है भी, ये भी आपका क्या है दुर्बल क्षार है। तो ये दुर्बल क्षार और दुर्बल क्षार नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में बच गया कौन सा, एक ही बच गया। ये आपके पास में क्या है भी, ये आपका दुर्बल अम्ल है, कमजोर अम्ल है, और ये आपका क्या है प्रबल क्षार है, ये आपका प्रबल क्षार है। तो दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो माध्यम बनेगा वो कैसा बनेगा, क्षारीय माध्यम बनेगा। और ये क्या है भी क्षारीय माध्यम है, इसकी रिएक्शन करवा के देख लो, यानी H2CO3 कार्बनिक अम्ल हाइड्रोकार्बनिक अम्ल प्लस में NaOH, अब इसकी रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा आपके पास में NaHCO3 प्लस में H2O जल बन जाएगा। तो ये चीज बनती है भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब आपको बताना है भी अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहां संचित किया जाता है। अपशिष्ट उत्पाद होते हैं पादप कोशिका के अंदर है, उसको कहां पे स्टोर करके रखा जाता है। तो जो वैक्यूल्स होती है, जो रसदानी होती है उसके अंदर है वो उसको स्टोर करके रखते हुए, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर करके नहीं रखते। माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है भी, ठीक है, कोशिका का, और इसे सूत्रकणिका भी बोलते हैं भी। सूत्रकणिका ये ऑप्शन सूत्रकणिका ये आया था भी, ये आपका निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को सूत्रकणिका कहा जाता है, किस कोशिकांग को सूत्रकणिका कहा जाता है। ALP 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया था भी, ठीक है। तो सूत्रकणिका है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर है वो खुद का डीएनए खुद का डीएनए प्लस में खुद का राइबोसोम पाया जाता है भी, खुद का राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका बोला जाता है। ऐसे 2 ही कोशिकांग है जिसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है और खुद का राइबोसोम पाया जाता है। एक तो लवक है, वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ये पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और एक माइट्रोकॉन्ड्रिया भी। तो यहाँ पे लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोला जाता है भी, ये कोशिका के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है ना उसका पाचन करता है भी, लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोलते हैं। और ये गोल्जी इकाई है जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, रसधानी वैक्यूल्स के अंदर है वो कचरे को स्टोर करके रखते हैं भी, अपशिष्ट पदार्थों को। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी अजैव निम्नीकरणीय का क्या तात्पर्य है। अजैव निम्नीकरणीय का तात्पर्य क्या है, तो वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होते। अजैव निम्नीकरणीय के अंदर कौन से आते हैं, और एक आपका होता है जैव निम्नीकरणीय, एक आपका जैविक निम्नीकरणीय होता है भी। जैविक के अंदर है वो जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। अजैव निम्नीकरणीय वो होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक है वो अजैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आता है, रबड़ हो गया, ठीक है। और जैविक निम्नीकरणीय के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे फलों के छिलके हो गए और रसोई घर का अपशिष्ट हो गया भी, जिससे खाद बना सकते हैं भी, कंपोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए वो जैविक हो गया, और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं वो अजैविक हो गया। तो जैविक निम्नीकरण का क्या तात्पर्य है, तो वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होते, या फिर वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होते, या फिर अपन बोले तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित होते हैं, या फिर वे पदार्थ जो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित होते हैं। अब ये देखो भी, अब पॉलीथीन अपने पास में पॉलीथीन है और रबड़ है, इनको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अपन विघटित कर सकते हैं भी, रासायनिक प्रक्रिया है उसके द्वारा इसको विघटित कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या है जैविक प्रक्रिया के द्वारा विघटित नहीं कर सकते भी, जैविक प्रक्रिया के द्वारा है वो इसको विघटित नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा भी। रासायनिक प्रक्रिया प्लास्टिक है, उसको रासायनिक विधियां बहुत अभी, लेकिन वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है ना, रासायनिक विधि है वो पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाती है भी। प्लास्टिक है, रबड़ है, इनका अपन क्या कर सकते हैं, निम्नीकरणीय कर सकते हैं, लेकिन वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। अजैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ होते हैं जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा
विघटित नहीं होती। जैविक प्रक्रिया कौन सी होगी? जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। प्लास्टिक और रबर तो ऐसे हैं जिनका अपन निम्नीकरण करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जैविक प्रक्रिया के द्वारा विघटित नहीं होते ये। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? नेक्स्ट पे चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब इसमें बताना है भी प्रकाश किरण का समानांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें। अब यहां पे देखो भी फोकस दूरी आपको कितनी दे रखी है? 1 मीटर दे रखी है, और दर्पण कौन सा दे रखा है? यहां पे उत्तल दर्पण दे रखा है। कौन सा दे रखा है? उत्तल दर्पण दे रखा है। अब यहां पे अपन डायग्राम बनाकर इसको समझते हैं। अब ये देखो भी उत्तल दर्पण तो इस प्रकार से होता है भी, ठीक है। इसका उभरा हुआ जो पार्ट है वो क्या है? रिफ्लेक्शन का कार्य करेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये मुख्य एक्स होगी। अब ये क्या है? किरणें आ रही है इस प्रकार से, और जैसे ही इनका किरणें हैं वो रिफ्लेक्टेड एरिया पे आएगी तो ये क्या करेगा? इन किरणों को इस प्रकार से फैला देगा भी, इस प्रकार से फैला देगा। और 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर इसका क्या है? फोकस है, और यहां पे 2 मीटर पे इसका क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र आ जाएगा, ये फोकस हो जाएगा। अब जब इसको वापस मिलाते हैं, जब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये क्या है? फोकस के ऊपर मिलेगी, ये फोकस के ऊपर मिलेगी। अब एक चीज आप ध्यान में रखना भी, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के अंदर क्या है? 2 कंडीशन होती है, और दोनों ही कंडीशन के अंदर है वो क्या करता है? वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अब यहां से जैसे ही इसके ऊपर किरणें आई है तो उसने किरणों को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया यहां पे, ठीक है, फैला दिया। और जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये क्या है? फोकस के ऊपर जाएगी भी। तो अब यहां से अपन देखेंगे ना, यहां से देखेंगे तो हमें ये सा प्रतीत होगा भी ये क्या है? मुख्य फोकस से किरणें आ रही है, यानी 1 सेंटीमीटर दूर पे यहां पे मुख्य फोकस है इसका, और इस मुख्य फोकस से ये जो किरणें हैं वो रिफ्लेक्टेड हो रही है, यानी परावर्तित हो रही है, यानी फैलाव हो रहा है। अब अपसरित का मतलब क्या होता है? अपसरित का मतलब होता है फैलना, और एक होता है अभिसरित। अभिसरित का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना, ठीक है। तो यहां से अपन देखेंगे तो फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी, फोकस से अपसरित हो रही है, यानी फोकस से है वो ये क्या है? फैल रही है भी, ये हमें प्रतीत होगा भी। तो यहां से देख लो भी कौन सा आंसर है। तो दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अभिसरित होती हुई प्रतीत होगी, अभिसरित नहीं होगी भी। अभिसरित का मतलब तो ये एक बिंदु के ऊपर है वो केंद्रित होगी। दर्पण के पीछे की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी भी। अपसरित का मतलब होता है फैलना। तो 1 मीटर की दूरी से ये क्या है? हमें ऐसा प्रतीत होगा भी 1 मीटर की दूरी से, यानी फोकस से ये क्या है? अभिसरित हो रही है, यानी फोकस से फैल रही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी आपका। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी इनमें से कौन सा तत्व है जो प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक होता है। तो सबसे अधिक धात्विक है वो सीजियम होता है भी। आपको पता है भी आवर्त सारणी का एक नियम है, आवर्त सारणी का एक नियम है। आवर्त सारणी क्या कहती है भी, जब अपन बाएं से दाईं ओर जाते हैं, बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो धात्विक गुण घटता है भी, धात्विक गुण घटेगा भी, ठीक है। और जब अपन ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण है वो बढ़ता है भी, धात्विक गुण क्या है? बढ़ता है। तो यहां से अपन बात करें सीजियम की, तो है ली नाने की रब से फरियाद, है ली नाने की रब से फरियाद। तो यहां से देखें तो पहले ही ग्रुप के अंदर, यानी ये जो आ रहा है वो पहले ही ग्रुप के अंदर आ रहा है भी, सीजियम आपका पहले ही ग्रुप में आ रहा है और नीचे नीचे आ रहा है भी। यहां से देखो ये आपका सीजियम है, ये नीचे नीचे आ रहा है और पहले ही ग्रुप में आ रहा है। तो बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा, और ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा। तो आपका सीजियम नीचे नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब सीजियम है वो सबसे ज्यादा धात्विक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है दी गई अभिक्रिया पर विचार कीजिए। अभिक्रिया के ऊपर विचार करना है। KI पोटेशियम आयोडाइड है, और यहां से ये बन गया आपका PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट बन गया।
लेड नाइट्रेट बन गया, और जब इसका अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये आपका बन गया KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट, और प्लस में लेड आयोडाइड बन गया। ये सॉलिड अवस्था के अंदर है, ये सॉलिड अवस्था के अंदर अभी अवक्षेप है ये, ठीक है। और ये कैसा, किस रंग का अवक्षेप है, ये भी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया, तो ये पीले रंग का है भी, ये पीले रंग का अवक्षेप बनेगा भी, पीले रंग का, ठीक है। तो यहां पे यह किसका उदाहरण है, तो ये आपका दो तरीके की अभिक्रिया होगी। ये एक तो ये हो गया अभी यहाँ पे अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है अभी, यानी जो पोटेशियम के साथ में था वो तो लेड के साथ में चला गया, और जो लेड के साथ में था वो पोटेशियम के साथ में आ गया, तो अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है भी, दूसरा यहाँ पे एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, यानी एक अवक्षेप सॉलिड अवस्था के अंदर लेड आयोडाइड बन रहा है जो कि पीले रंग का होता है भी, ठीक है। तो ये दो अभिक्रियाएं होगी, तो इसमें क्या है, इसके अंदर आपका ऑप्शन ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है, तो संयोजन अभिक्रिया है वो दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वहां पे संयोजन अभिक्रिया होती है। अभी विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है, यानी विस्थापन अभिक्रिया ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, तो वहां पे आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है। अपघटन अभिक्रिया कौन सी होती है, तो एकल अभिकर्मक ऊष्मा पाकर के क्या करता है, एक या एक से अधिक एकल अभिकर्मक ऊष्मा पाकर के दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वहां पे आपका अपघटन अभिक्रिया होती है, जिसे अपन वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, वो आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी, जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया करता है, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा वो यहां पे पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 ये इसमें उत्प्रेरक होगा भी, पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। तो कौन सा मुख्यतः उत्पाद बनता है, तो एथेनॉल होता है C2H5OH, ये आपका एथेनॉल है, और ये क्या करता है किसकी उपस्थिति में, तो K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट एक उत्प्रेरक है, उसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल बनता है भी। क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, जिसे अपन एथेनोइक अम्ल बोलते हैं भी। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, तो आपका CH3COOH। तो याद रखना, जब एथेनॉल को K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, या फिर इसे एथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को साइंस के नोट्स चाहिए तो अपनी एप्लीकेशन टारगेट हब के ऊपर है, वो उसको अपलोड कर दिया गया है भी, वहां पे अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, और उनकी फोटोकॉपी है, जेरोक्स कॉपी है, वो निकलवा सकते हैं भी। तो टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और आपको बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के और फिजिक्स के तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस आपको नोट्स मिल जाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की, अगर आप ये नोट्स है वो कंप्लीट पढ़ लेते हैं, कंप्लीट याद कर लेते हैं, तो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर साइंस पूछी जाती है, तो उसके अंदर है वो आप अगर 25 यानी जैसे डी ग्रुप के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं 25 में से 25 की गारंटी नहीं देता, लेकिन 20 प्लस की गारंटी देता हूं भी आपको। 20 प्लस क्वेश्चन है वो आप फोड़ के आओगे, हूबहू आपको देखने को मिलेंगे अपने नोट्स के अंदर से, ठीक है। पीछे एएलपी का पेपर हुआ था 2024 के अंदर, सारे के सारे जो नोट्स, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे अपने ही नोट्स के अंदर से आए हैं, देख लेना आप, प्रत्येक क्वेश्चन नोट्स के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहां पे बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के तीनों सब्जेक्टों के नोट्स हैं वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल करवा दिए गए हैं, तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड करें और उनकी जेरोक्स कॉपी है वो निकलवा सकते हैं भी, ठीक है। सारे के सारे एनसीईआरटी बेस है भी।
अब यहां पे देखो भी, विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण होता है जो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर है ना, वो यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, ये विद्युत ऊर्जा लेगा और यांत्रिक ऊर्जा में इसको कन्वर्ट कर देगा भाई। यांत्रिक ऊर्जा केंद्र है वो इसको कन्वर्ट कर देगा। तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है। तो विद्युत ऊर्जा कहां पे चलेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर बदलने का कार्य। यांत्रिक ऊर्जा कौन सी होती है, गोल गोल घूमने वाली जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा लेती है और गोल घूमती है तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कौन कन्वर्ट करता है भी, जो प्लेटें होती है ना, प्लेटें वो क्या करती है, सोलर प्लेट होती है, वो क्या करती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कौन कन्वर्ट करता है, तो अपना जनरेटर है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को, जनरेटर हो गया, डायनमो हो गया, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके अंदर आपको बताना है भी पी, वी, आर और आई के बीच निम्न में से सही संबंध क्या है, ये आपको बताना है। तो यहां से अपन बात करते हैं, तो आपके पास में सारे के सारे पी का फॉर्मूला मैं बता देता हूं। पी का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है आपका पी बराबर होता है वी आई, एक फॉर्मूला आपका ये होता है। दूसरा फॉर्मूला पी का ये होता है, पी बराबर होता है आपका वी स्क्वायर अपॉन में आर। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे आपको बताना है निम्न में से के बीच निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा सही संबंध है, ये आपको बताना है। तो ये सही संबंध नहीं है भी, और ये भी नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ये फॉर्मूले होते हैं शक्ति के, पावर यानी शक्ति के फॉर्मूले होते हैं अभी ये, ठीक है। ये भी नहीं होगा। तो आपका यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो सही है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी आधुनिक आवर्त सारणी में टेल्यूरियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 52 है, परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है। कौन कौन से परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा होगा भी। अब देखो भी, यहां से अपन बात करते हैं, पहले आवर्त के अंदर 2 तत्व आते हैं, दूसरे आवर्त के अंदर 8 आते हैं, तीसरे के अंदर 8 आते हैं, चौथे आवर्त के अंदर 18, पांचवें आवर्त के अंदर 18 और छठे आवर्त के अंदर 32 आते हैं और सातवें आवर्त में 32 तत्व आते हैं। ये याद रखना भी, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। अब यहां पे ये काम देगा। अब परमाणु क्रमांक कौन सा आपके पास में, 52 है, 52 नंबर के ऊपर है वो टेल्यूरियम आ रहा है। अब यहां से देखें तो देखो भी 8 और 2 10, 10 और 8 कितने हो गए, 18, 18, 18, 36 और 36 और 18 कितने हो गए भी, तो 36 और 18 ये 14 हो गया। और ये आपका हो जाएगा 3, 5, 54। यानी कहने का मतलब ये है भी यहां तक जोड़ा तो हमारे पास में क्या हो गया, 54 हो गया। तो कहने का मतलब ये पहला आवर्त हो गया, ये आपका दूसरा आवर्त हो गया और ये आपका तीसरा आवर्त हो गया, ये आपका तीसरा आवर्त हो गया। अब कौन से आवर्त के अंदर आ रहा है, ये आपका परमाणु टेल्यूरियम है, वो कौन से आवर्त में आ रहा है, तो टेल्यूरियम है वो आपका 4 नंबर आवर्त में आ रहा है, 4 नंबर आवर्त में आ रहा है, 4 नंबर आवर्त में आ रहा है। तो इससे जस्ट पहला कौन सा हो जाएगा भी, तो इससे जस्ट पहला है वो 51 नंबर हो जाएगा भी, जस्ट पहला इससे 51 नंबर हो जाएगा। जस्ट बाद वाला इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका 53 नंबर हो जाएगा भी, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर जो आवर्त है ना, इसके अंदर 54 तक आ सकते हैं भी, 54 नंबर परमाणु क्रमांक तक है वो आपका 18 नंबर इसमें आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है। अब उससे पहले यानी इसके ऊपर कौन सा है भी, ऊपर नीचे किससे घिरा हुआ है, तो यहां पे भी कोई आवर्त सारणी के अंदर यहां पे भी कोई ना कोई तत्व है और यहां पे भी कोई ना कोई तत्व है। अब देखो आपको पता है भी जब अपन यहां पे 3 नंबर आवर्त में आते हैं तो आपको क्या करना, चौथे आवर्त से 3 नंबर में आते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको 18 घटाना पड़ता है। और चौथे आवर्त से आप 5वें आवर्त में जाते हो तो आपको 18 जोड़ना पड़ता है भी। ये यही कार्य करता है भी। अपन दूसरे से पहले आवर्त से आगे वाले में जाएंगे तो यहां पे पहले में तो 2 है और दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 8 आते हैं, चौथे में 18 तत्व आते हैं। यही बताते हैं भी कितने जोड़ने आपको आगे वाले आवर्त में जाने के लिए। अब पीछे वाले आवर्त में आपको जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 18 घटाना पड़ेगा। तो 52 में आप है वो 18 घटा दो, 52 में आप है वो 18 घटा दो, तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा, तो 12 में से 8 गया 4 और यहां पे आपके पास में कितना बच गया 4, 4 में से 1 गया 3, तो यहां पे ऊपर कौन सा हो जाएगा 34 नंबर आ जाएगा भाई, ऊपर है वो आपका 34 नंबर आ जाएगा। अब
नीचे 5 नंबर ग्रुप में नीचे भी कोई ना कोई तत्व होगा इसके, तो यहां पे कौन सा तत्व आ सकता है, तो 18 इसमें जोड़ना पड़ेगा। 18 जोड़ोगे 52 के अंदर है, तो ये हो जाएगा 10 1 और उसके बाद 8 और 2 10 और 1 और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 52 में 18 जोड़ोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा आपने जोड़ने के अंदर गलती कर दी भी हमने, देखो ये आपका 4 नंबर ग्रुप में नहीं आ रहा अभी, 52 नंबर जो टेल्यूरियम है ये आपका 4 नंबर में नहीं आ रहा, ये आपका 5 नंबर ग्रुप के अंदर आ रहा है, 5 नंबर आवर्त के अंदर आ रहा है अभी ये। यहां से देखो 8 2 10 10 और 18 18 और 18 36 36 और 18 कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे भी, 36 और 18 54 हो जाएंगे। तो यहां पे ये 5 नंबर आवर्त के अंदर आएगा भी, 5 नंबर आवर्त में आएगा, 52 नंबर परमाणु क्रमांक है इसका, ठीक है। 54 तक है वो 54 तक परमाणु क्रमांक है वो 5 नंबर में आ सकते हैं। तो यहां पे आपको अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे वाले पे चलना है, यानी 18 नंबर यहां पे आ गया, 5 नंबर से 6 नंबर पे जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 32 जोड़ना पड़ेगा अभी इसमें। अब इसमें 32 जोड़ोगे तो 52 में 32 जोड़ दो भी, 52 में 32 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 5 और 3 8, तो यहां पे इसके नीचे क्या आएगा, 84 नंबर परमाणु क्रमांक आ जाएगा भाई। इसके ऊपर 34 नंबर, साइड में 51 नंबर, आगे 53 नंबर और इसके नीचे 84 नंबर आ जाएगा। तो यहां पे 2 नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन 2 नंबर है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए भी, कौन से आवर्त में कितने तत्व आते हैं, 2 8 8 18 18 32 32, इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है ऐच्छिक पेशियों के संबंध में, ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इन पेशियों को कंकाल पेशियां भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है भी, कंकाल पेशियां बोलते हैं भी, ऐच्छिक पेशियों को कंकाल पेशियां बोलते हैं। और ये ज्यादातर अस्थियों से जुड़ी होती है, जो हड्डियों से जुड़ी होती है, जो ऐच्छिक पेशियां होती है वो क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार है वो सिकुड़ती है भी, ठीक है। और ये कंकाल पेशियां कहते हैं, और ये ज्यादातर है वो अस्थियों से जुड़ी होती है। और इन मांसपेशियों में क्रमवार हल्की और गहरी पट्टियां दिखाई देती है भी, ये भी बिल्कुल सही बात है। कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, असाकित और एक केंद्र की होती है, ये गलत बात है। कोशिकाएं हैं वो बेलनाकार होती है भी, यानी ऐच्छिक पेशियां कैसी होती है, बेलनाकार होती है भी, और असाकित होती है और एक केंद्र की नहीं होती, ये बहु केंद्र की होती है भी। ये कैसी होती है, बहु केंद्र की होती है। तो याद रखना, ऐच्छिक पेशियां बेलनाकार होती है, असाकित होती है और बहु केंद्र की होती है, ये एक केंद्र की नहीं होती भी। तो यहां पे कौन सा गलत हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, बाकी सारे के सारे सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है भी, कौन से रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम है, ये आपको बताना है। यहां से देखो भी VIB GYOR, ये आपका क्या दृश्य प्रकाश है, जो कि इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग दिखाई देते हैं। और यहां पे ये इसका बायां पार्ट हो गया और ये इसका दायां पार्ट हो गया। अब बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, बढ़ेगा। और तरंग दैर्ध्य जहां पे भी बढ़ेगा, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, और प्रकीर्णन है वो भी कम होगा। और वर्ण विक्षेपण है वो भी कम होगा। और अपवर्तनाक है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये चीजें ध्यान में रखना, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा, वर्ण विक्षेपण कम होगा और अपवर्तनाक कम होगा। तो यहां पे आपको बताना भी अपवर्तनाक किसका कम है, सबसे कम अपवर्तनाक है वो वोयलेट यानी बैंगनी रंग का है भी, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है भी, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, लेकिन सबसे कम अपवर्तनाक पूछा है भी, सॉरी। तो वोयलेट का तो अपवर्तनाक सबसे ज्यादा होगा भी, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे कम है। तो यहां पे लाल रंग है ना, रेड रंग लाल है, इसका क्या है, अपवर्तनाक सबसे कम है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद में ऑरेंज यानी नारंगी, तो ऑरेंज नारंगी का अपवर्तनाक सबसे कम होगा भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम होता है भी, विचलन है, प्रकीर्णन है, वर्ण विक्षेपण है, अपवर्तनाक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त करता है। इनमें से कौन सी अभिक्रिया है जो कि उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त करता है, और ऊष्मा ग्रहण करता है और एक होता है ऊष्मा मुक्त करना।
उष्मा मुक्त करना वो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। भी उष्मा मुक्त करना यानी आपको क्या, जैसे यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड है और इसके अंदर हमने क्या जल मिला दिया। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, भी आपका बिना बुझा हुआ चूना होता है और उसके अंदर जल मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, बुझा हुआ चूना CaOH की ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा मिलेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा मिलती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया, तो ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी। इसमें आपको क्या है, ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी ये आपका बुझा हुआ चूना हो गया और ये ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पे आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। लेकिन जिस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा देनी पड़े, जिस अभिक्रिया को करवाने के लिए ऊष्मा देनी पड़े, वो अभिक्रिया कौन सी होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है भी। ठीक है, तो ऊष्मा मुक्त हो वहां पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 3 वोल्टेज की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 2 विद्युत बल्ब, प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है, द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति निम्नलिखित में से कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखो भी, दो बल्ब है और जिनका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 5 ओम है। भी प्रत्येक का 5 ओम है, तो आपको पता है भी श्रेणी क्रम के अंदर तो आप डायरेक्ट जोड़ोगे भी, R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस में R2। श्रेणी क्रम के अंदर तो तुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट जुड़ता है, तो 5 और 5 10, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 10 ओम आ गया। अब यहाँ पे आपके पास में V बराबर क्या होता है, भी IR होता है, V बराबर IR होता है। अब 3 वोल्टेज है बैटरी, लेकिन आपको शक्ति ज्ञात करनी है। शक्ति ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है VI, P बराबर VI। दूसरा फॉर्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R, और तीसरा फॉर्मूला होता है P बराबर I स्क्वायर R। I स्क्वायर R आपके पास में I नहीं है, यहाँ पे I नहीं है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, नहीं तो आपको यहाँ से I निकालना पड़ेगा, फिर आपको ये शक्ति याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे अच्छा है भी आप तीनों की तीनों फॉर्मूले याद रखो। तो ये हो जाएगा आपके पास में P बराबर V स्क्वायर अपन में R। तो यहां से आपके पास में V स्क्वायर यानी V का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, और R कितना आपके पास में 10 है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 0.9 वाट हो जाएगा भाई, 0.9 वाट हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये 2019 के अंदर जो वैकेंसी आई थी ना रेलवे ग्रुप डी की, और जिसका पेपर है वो 2022 के अंदर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे भी। ठीक है, और पेपर वाइज है वो अपन कर रहे हैं। इसके अंदर आपको ये 57 नंबर क्लास है भी, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा देन उसके बाद में ALP वाले करेंगे। 2024 के अंदर जो पेपर हुआ था वो करेंगे भी। 15 पारियों के अंदर पेपर हुआ था, सारे के सारे पेपर मेरे पास में है। अगर किसी को पेपर चाहिए ALP का, तो रेलवे ALP का, तो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और इसके ऊपर है वो 1 by 1 है वो अपलोड कर दिया जाएगा भी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भाधान और STD दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। एक तो अवांछित गर्भाधान है भी। अवांछित गर्भाधान का मतलब ये हो गया भी, आप न चाहते हुए भी महिला है वो प्रेग्नेंट होगी, वो हो गया अवांछित गर्भाधान। अब ऐसी कौन सी विधि है जो न चाहते हुए भी प्रेग्नेंट को रोक सकती है, और एक STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है, सेक्स के द्वारा जो डिजीज यानी जो रोग होते हैं, जैसे एड्स हो गया, इनसे भी बचा जा सकता है। तो कॉपर टी है क्या, कॉपर टी है, या फिर शल्य चिकित्सा विधि है, या फिर मुखी गोलियां है, ऐसी कौन सी विधि है, तो यहां पे ओनली फॉर कंडोम है भी। कौन सी है, कंडोम है, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। कॉपर टी है वो महिला की योनि के अंदर लगाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, कॉपर आयन होता है भी, जिसके अंदर कॉपर आयन होता है। और कॉपर आयन है ये शुक्राणुओं की गति को कम कर देते हैं भी, शुक्राणुओं की गति को कम कर देते हैं, जिससे क्या है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं भी। फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया बढ़ जाती है, तो यहाँ पे शुक्राणु है वो अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते, या फिर पहुंच भी पाते हैं तो भी उनकी जो गति है वो कम हो जाती है भी, जिससे वो उसको अंडाणु को विभेद नहीं कर पाते भी। शल्य चिकित्सा विधि के अंदर है वो, शल्य चिकित्सा विधि के अंदर या यहाँ पे वेसक्टोमी या फिर ट्यूबिक्टोमी की जाती है भी। ठीक है, तो इसके अंदर है वो STD होने का चांसेस है भी, इसके अंदर STD होने का चांसेस है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने का चांसेस है। आप गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भाधान को रोक तो सकते हैं, लेकिन STD को नहीं रोक सकते वहां पे। ठीक है, मुखी गोलियां हैं, मुखी गोलियों से भी आप STD को नहीं रोक सकते, STD को नहीं रोक सकते, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को नहीं रोक सकते। तो यहां पे सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, कंडोम वाली है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन।
अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण क्या होगी। अब देखो भी अवतल दर्पण है ये वाला, इसका अंदर धंसा हुआ भाग है वो परावर्तन का कार्य करेगा भी, ठीक है। उत्तल दर्पण में बाहर उभरा हुआ भाग है वो परावर्तन का कार्य करता है। तो यहां पे आपका मुख्य फोकस है ये, और ये आपका वक्रता केंद्र सी है। अब इसने क्या बोला है भी फोकस से होकर गुजरती है, एक आपतित किरण है वो फोकस से होकर गुजरती है, तो एक आपतित किरण इस प्रकार से फोकस से गुजारेंगे भी, ये लो फोकस से गुजार दिया, और जैसे ही यहां पे परावर्तन होगा तो जो मुख्य एक्स है इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, मुख्य एक्स के समांतर हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन इसकी ये आती है भी जब किरण को, जब आपतित किरण है वो कहां से गुजरे, वक्रता केंद्र से गुजरे। जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो क्या है, वापस वक्रता केंद्र से ही निकलेगी भी, वापस है वो वक्रता केंद्र से ही निकलेगी। तो याद रखना दोनों के दोनों, तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे गए, एक तो वक्रता केंद्र वाला पूछा गया, एक फोकस वाला पूछा गया, और एक है वो आपका ये पूछा गया जब किरण है वो तिर्यक रूप से ध्रुव पे आती है तो जितने डिग्री का एंगल है वो यहां पे आपतित किरण बनाएगी, उतने ही डिग्री का एंगल है वो आपकी परावर्तित किरण बनाएगी भी, ठीक है। तो यहां पे जो कोण आई है कोण आर के बराबर होगा भी, इस प्रकार से तिर्यक होकर निकल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा भी, मुख्य एक्स के समांतर हो जाएगा भी, फोकस से गुजरेगी तो मुख्य एक्स के समांतर होगी, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है, यहां से देखो भी इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में होते हैं। अब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में कौन से बंध पाए जाते हैं, तो वो आपका सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं भी। सहसंयोजी आबंध का मतलब क्या हो गया भी, आयनों ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं भी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने होते हैं भी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने होते हैं। आयनिक बंध है वो बहुत मजबूत होते हैं भी, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से नहीं बने होते। आयनिक बंध केंद्र है वो, एक तो आयनिक बंध केंद्र क्या होता है, NaCl जैसे एग्जांपल के रूप में, इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है और एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। सहसंयोजक आबंध के अंदर जैसे CH4 है, जैसे मेथेन है, इसमें सहसंयोजक बंध है। अब इसके अंदर क्या होता है, दोनों ही लेने वाले होते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन है वो लेने वाले होते हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है भी। यानी कार्बन है जैसे CH4 की स्ट्रक्चर बनेगी इस प्रकार से। अब इसमें हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, सभी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा भी, सभी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हाइड्रोजन है वो कार्बन से क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है वो ले लेगा। तो यहां पे हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन और जो कार्बन है इनके बीच में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी भी, यानी दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन लेगा भी, ठीक है। तो यहां पे कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में कौन से बंध पाए जाते हैं, तो सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है लार एमाइलेज। लार एमाइलेज के पाचन में मदद करता है। तो लार एमाइलेज है वो हमारी लार के अंदर पाए जाते हैं, मुख के अंदर पाए जाते हैं, मुख के अंदर है वो, ये लार एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, हमारी लार ग्रंथियों के अंदर होता है ये, लार ग्रंथियों के अंदर लार एमाइलेज, या फिर इसको टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं, टाइलिन एंजाइम। और एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है, लाइसोजाइम, ये हमारी लार के अंदर पाए जाते हैं, लाइसोजाइम में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में, माल्टोज के अंदर बदलता है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर बदलता है, तो स्टार्च का पाचन करता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लार एमाइलेज है, लाइसोजाइम, टाइलिन, लार एमाइलेज, ये हमारी क्या है, लार ग्रंथियों के अंदर पाया जाता है, हमारे मुख के अंदर होते हैं ये एंजाइम, जो कि स्टार्च को माल्टोज के अंदर बदलने का कार्य करते हैं। तो यहां पे 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपन सेलुलोज जो लिपिड है, लिपिड का संश्लेषण कौन करता है, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, पेप्सिन। पेप्सिन जो एंजाइम है, पेप्सिन जो कि अमाशय के अंदर बनता है। और जो लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज जो एंजाइम होता है ये अमाशय के अंदर होता है, जो कि लिपिड का संश्लेषण करता है। और पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन को पचाता है। और लाइपेज है ये लिपिड का पाचन करता है, वसा और लिपिड का पाचन करता है, भी दोनों ही अमाशय के अंदर पाए जाते हैं।
तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्टार्च को माल्टोज के अंदर कौन बदलता है? लार एमाइलेज बदलता है भी। और हमारे पीएच, हमारे लार का पीएच मान कितना होता है भी? हमारी लार का पीएच मान कितना होता है? तो हमारी लार का पीएच मान है वो 6.8 के करीबन होता है भी, 6.8 के करीबन होता है। ठीक है। पीतरस, पीतरस होता है जो कि यकृत में होता है भी। पीतरस है जो कि यकृत से स्त्रावित होता है, और पित्ताशय केंद्र है वो ये पित्ताशय केंद्र है वो एकत्रित होता है भी, इकट्ठा होता है एक जगह। ठीक है। पीतरस, इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान है वो लगभग 7.7 के करीबन होता है, 7.7 के करीबन होता है। ठीक है। एक होता है आंतरीय रस, आंतरीय रस, आंतरीय रस का पीएच मान कितना होता है भी? आंतरीय रस जो कि हमारे छोटी आंत केंद्र होता है भी, ये छोटी आंत केंद्र आंतरीय रस होता है, इसका पीएच मान है वो कितना होता है? 8 होता है भी। ठीक है। और एक अग्नाशय रस होता है भी, अग्नाशय, अग्नाशय रस जो कि अग्नाशय से निकलता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान लगभग 7.8 के करीबन होता है भी, 7.8 के करीबन होता है। तो यहां पे हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो भी सारे, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दबा करके सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और सभी क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन से मिलेगी भी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है हमने। एक तो स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने ग्रुप डी की कंप्लीट टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और प्रत्येक टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही भी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।